ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे। और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। तो कोई इंतजाम नहीं किया। कैसे लॉकडाउन कर दिया, लोगों की जान चली गई। उत्तर प्रदेश में 90 मजदूर चलते चलते घर नहीं पहुंच पाए, उनकी जान चली गई। ऐसा लॉकडाउन करा इन्होंने। लॉकडाउन और वैश्विक महामारी के कारण जहां जान चली गई, रोजगार चले गए, नौकरी चली गई, व्यापार चला गया। और हमारे यही शिक्षक जो हमें पढ़ाते भी हैं, हमारे भविष्य को बनाते भी हैं, हमारे दिल और दिमाग को ठीक करते हैं, यही हमारे शिक्षक समय आने पर हमें रास्ता दिखाते हैं। हमें जीवन भर हम कैसे बने, अगर हम पढ़ाई में कमजोर हैं तो हमें उत्साह देते हैं, हमारा मनोबल बढ़ाते हैं और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ऐसे शिक्षकों को भी जब जरूरत थी तो सरकार ने इनको धकेल दिया। हमारे शिक्षक ड्यूटी पे लगे रहे, चुनाव में ड्यूटी पे रहे, और जब जान चली गई तो सरकार आगे नहीं आई मदद करने के लिए। पूछा सरकार से कि कितने शिक्षकों की जान गई। शिक्षकों की जान जाने का जो आंकड़ा सरकार ने बताया कि 3 गए हैं, 3 शिक्षकों की जान गई। लेकिन जब शिक्षक संघ के लोगों ने जानकारी दी तो बताया 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। कोई मदद सरकार ने नहीं की, कोई मदद सरकार ने नहीं की। 1600 के लगभग हमारे शिक्षकों की जान चली गई। दिल्ली में भी सरकार बीजेपी की, यूपी में भी सरकार बीजेपी की। बताओ हमारे शिक्षक भाइयों, किसकी मदद हुई, किसके परिवार की मदद हुई? शिक्षकों की मदद नहीं हुई। आंकड़ा भी छिपाया, पहले का 3 की जान गई, बाद में सरकार को चुप होना पड़ा जब 1600 की सूची आ गई। यही हमारे शिक्षा मित्र के लोग, हमारे शिक्षा मित्र वाले जानते होंगे। ये शिक्षा मित्र वाले साथी, जिस समय समाजवादी सरकार थी, हम लोगों ने सम्मान दे करके इनको नए समायोजित करने का काम किया था। हमारे शिक्षा मित्र जानते होंगे, उनको अगर किसी ने सम्मान दिया था सरकार में तो समाजवादी लोगों ने उन्हें सम्मान देने का काम किया। लेकिन उनका सब कुछ छिन गया। उनका घोषणा पत्र उठाइए, बीजेपी के लोगों का घोषणा पत्र, कहा कि हम शिक्षा मित्रों को सम्मान देंगे, उनको समायोजित कर देंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बनी, शिक्षा मित्रों को भी धोखा देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। आज शिक्षक खड़े हैं सड़क पर, मानदेय देने का काम शुरू हो गया था। अभी कुछ लोगों ने कहा मैं यहां पर वित्तहीन वालों के लिए रास्ता निकाला था समाजवादियों ने। वित्तहीन वालों की भी मदद सरकार नहीं कर पा रही है। ये पुरानी पेंशन किसने छीनी? बीजेपी ने छीनी। ये शिक्षा मित्र किसने बनाए थे? बीजेपी ने बनाए थे। और बाद में उनकी जान भी ले ली और उनको नौकरी से भी बाहर करने का काम किया। इतना शिक्षक और नौजवान पे कभी लाठी नहीं पड़ी होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्हें अपमानित होना पड़ रहा है। जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, जो अधिकार हमें संविधान ने दिए, उन अधिकारों को भी छीना जा रहा है। हम आपसे जानना चाहते हैं, ये बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम तो राष्ट्र प्रेम है हमारे अंदर, राष्ट्र के लिए जीते मरते हैं। बताओ ये कहा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन हम उन्हीं से जानना चाहते हैं, बताओ राष्ट्र की संपत्ति कौन बेच रहा है? हमें नहीं लगता किसी की जेब में यहां पर पैसा होगा। अगर जेब में पैसा हो
तो भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है कि अगर आपको ट्रेन खरीदनी हो तो ट्रेन खरीद लो, पटरी खरीदनी हो तो पटरी खरीद लो, हवाई जहाज खरीदना हो तो हवाई जहाज खरीद लो, एयरपोर्ट खरीदना तो एयरपोर्ट खरीद लो, पानी का जहाज जहां खड़ा होता है वो भी पोर्ट खरीद लो। ये फैसला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। सोचो, हमारे भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, बताओ बिकने लगा कि नहीं बिकने लगा? और इनका बस चला तो हो सकता है गंगा में पानी का जहाज चलने वाला भी ये बेच दें किसी न किसी प्राइवेट आदमी को देने के। जाओ चलाओ जाके। सोचो हमारे निषाद बिन समाज का क्या होगा, जो नावक है उनका क्या होगा, नाव चलाने वालों का क्या होगा। और जब ये बीमारी आई दोबारा, आज तो हम कोई मास्क नहीं लगाए। मैं जब हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैं मास्क लगाए हुए था, हमें भी कानून का पालन करना था। लेकिन जैसे ही सभा में आया तो मुझे लगा कि यहां पर तो है ही नहीं, पता ही नहीं लगी बीमारी कहां चली गई है। लेकिन पता नहीं कब लौट आए, ये भी सावधान रहना। जैसे जैसे चुनाव आएगा हो सकता है करीब आ जाए बीमारी। और देखिए, भारत वैश्विक महामारी के कारण, इस वैश्विक महामारी के कारण हमने, आपने, सबने पालन किया, ईमानदारी से पालन किया हमने, आपने, सबने। अगर सरकार का प्रोटोकॉल ये था कि अगर मेडिकल का ये प्रोटोकॉल था कि हमें नाक और मुंह बंद करके रहना है, तो हमने कैसे भी, और हमने आपने मिलकर के जैसे भी बंद करके रखा हो, कभी अंगोछे से, कभी कपड़े से, कभी मास्क से, हम लोगों ने अपनी नाक और मुंह बंद करके रखा, हम लोगों ने पालन किया। लेकिन सोचो, कभी यहां पर शिक्षक बैठे, नौजवान नौकरी रोजगार मांग रहा है, किसान वहां अपनी पैदावार की आय मांग रहा। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है इनमें, जिन्होंने आंख और कान बंद कर रखे हैं। वैश्विक महामारी से तो हमारे नाक और मुंह बंद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आंखें और कान क्यों बंद हैं, कोई पता नहीं है, कोई पता नहीं क्यों बंद है। और जब सबसे ज्यादा जरूरत थी सरकार की, जब सबसे ज्यादा सरकार मदद कर सकती थी गरीबों की, इन्होंने मुंह फेर लिया जनता की तरफ से, गरीबों से मुंह फेर लिया और गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जैसे मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया था, वैसे ही गरीबों को अपने हाल पे छोड़ दिया। न दवाई का इंतजाम किया, न अस्पताल का इंतजाम किया, और न ही ऑक्सीजन का इंतजाम कर पाए। गरीब भागते रहे, लोग जिनके परिवार में लोगों को बीमारी हुई वो भागते रहे। न जाने कैसे इंतजाम किया होगा दवाई का, अस्पताल का और ऑक्सीजन का। कुछ लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। यही मां गंगा, ये मां गंगा बहती बहती बिहार चली गई। और सोचो कितनी लाशें मिली यहां पर, लाशें लाशें मिली। यही इलाहाबाद, प्रयागराज से लेकर के बनारस और आगे तक बक्सर तक लाशें मिली। उन्नाव में भी लाशें बह रही थी। जब इन बीजेपी के लोगों से पूछा कि ये लाशें कहां से आ रही हैं, तो सोचिए बीजेपी के लोगों ने जवाब दिया कि ये लाशें बिहार से आ रही हैं, ये यूपी की लाशें नहीं हैं। बताओ कौन मानेगा इसकी बातें? गंगा यूपी से बिहार जाती है, पानी का बहना यहां से वहां है, बिहार से लाशें कैसे यूपी में आ जाएंगी? और सोचिए मां गंगा ने सब लाशें वापस कर दी। अगर कोई अपमानित हुए तो हम और आप लोग अपमानित हो गए। इसलिए आज भदोही के जनता से हम आपसे, जहां मिल रहे हैं, चुनाव शुरू हो गया है, चुनाव में समय नहीं है, चुनाव में समय नहीं है। और ये चुनाव जो होने जा रहा है,
ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। ये देश का सबसे बड़ा चुनाव होगा, क्योंकि बदलाव यहीं से आना है। और अगर बंगाल की जनता इन्हें खदेड़ सकती है, अगर बंगाल की जनता ने इन्हें खदेड़ा है, तो बताओ यूपी की जनता इन्हें खदेड़ेगी कि नहीं खदेड़ेगी? इन लोगों ने इतना झूठ बोला। बताओ इनका घोषणा पत्र कहां है, इनका संकल्प पत्र? अभी आए थे मिर्जापुर में, मां विंध्यवासिनी के मंदिर में, वहां पर रोप वे शुरू करने आए थे। रोप वे वो कह रहे थे कि अब बुजुर्गों को, माताओं, बच्चों को अब परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, रोप वे से चले जाएंगे। और ऐसे प्रचार कर रहे थे जैसे भारतीय जनता पार्टी ने रोप वे दी हो। अगर किसी ने वो काम किया था तो वो समाजवादी पार्टी थी, उसकी सरकार थी जिसमें काम हुआ था। और ये बाबतपुर से हमारे बुनकर भाइयों को, एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट बहुत होता है, हमारे कालीन का कारोबार है, हमारे बुनकर भाई हैं, यहाँ किसान हैं, नौजवान हैं, कारोबार जुड़ा है, रोजगार जुड़ा है। और काम रोजगार की भारतीय जनता पार्टी के लोग बात नहीं करेंगे, क्योंकि काम और रोजगार हमें और आपको जोड़ता है। काम और रोजगार हमें जोड़ता है। कोई एक्सपोर्टर होगा कालीन वाला, पता नहीं कौन मालिक हो, बनाने वाले हमारे बुनकर भाई गांव में रहते हैं, किसान हैं। कौन किस जाति का बना रहा कुछ नहीं पता, कौन किस धर्म का बना रहा कुछ नहीं पता। यहाँ के कालीन के कारोबार को बढ़ाने के लिए समाजवादियों ने काम करने का काम किया था। और बहुत शानदार सड़क, जिससे बाहर के खरीदने वाले जो लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में बैठे हैं, वो आकर के हमारे कारपेट बाजार को देखना चाहें और कारोबार करना चाहें तो उन्हें मौका मिलता था यहाँ आकर के आसानी से कारोबार कर सकें। इसलिए एक्सपोर्ट मार्ट भी बनाया और उसको जोड़ने वाली सड़क भी बनाने का काम समाजवादी लोगों ने किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री भी कमाल के मुख्यमंत्री हैं। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो बहुत कमाल के मुख्यमंत्री हैं। इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो शिलान्यास का शिलान्यास करते हैं। और भदोई के लोगों, आप भाग्यशाली हो, आप भाग्यशाली हो कि आपके एक्सपो मार्ट का उद्घाटन फिर उद्घाटन किया। ये पहली सरकार है जिसके पास रंग बदलने के अलावा, नाम बदलने के अलावा, दूसरों का काम, अपना काम बताने के अलावा कोई काम नहीं है उनके पास। और भदोई के लोग बच के रहना, लखनऊ मत जाना। नाम बदलने वाले बैठे हैं वहां पर। जरूरी नहीं जिस नाम से आप जाओ लखनऊ उसी नाम से वापस आ जाओ। और हम तो पत्रकार साथियों से कहेंगे, एक हमारा पत्रकार साथी यही मिर्जापुर का ईमानदार शरीफ, उसने केवल ये खबर चला दी कि नमक रोटी से बच्चों का भला हो रहा है। उस पर धाराएं लग गई, जेल जाना पड़ गया उसको। एक ने दूध में कहा कि पानी है, उसे जेल जाना पड़ा। सोचो कैसी सरकार चल रही है। जब हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं, जब हम डॉक्टर राजा कृष्ण सर्वपल्ली जी को याद कर रहे हैं, जो हमारे न केवल देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और भारत रत्न रहे, बल्कि दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, गाइड थे न जाने कितने लोगों के लिए। उन्होंने जो शिक्षा दी, रास्ता दिखाया, वही समाज और देश की भलाई का रास्ता है। और याद कीजिए समाजवादी साथियों, हम लोग समाजवादी लोग तो लैपटॉप बांट रहे थे। और लैपटॉप इसलिए बांट रहे थे कि कम से कम गरीब के बच्चे पढ़ लिख लें और उनके अगर मिल जाए तो आगे की भविष्य की पढ़ाई भी कर लें। अभी सुनने में आया है
कि ये सरकार स्मार्टफोन देने जा रही है। ये स्मार्टफोन हमें समझ में नहीं आ रहा, और जब नौजवानों के पास अपने आप फोन पहुंच गया तब सरकार कौन सा स्मार्टफोन देने जा रही है। और फिर मुख्यमंत्री जी ने इसलिए लैपटॉप नहीं दिया, मैंने कई सभाओं में कहा और फिर कहता हूं, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी को लैपटॉप चलाना नहीं आता, इसलिए वो लैपटॉप नहीं बांटते हैं। वैसे तो ये बात शिक्षक अच्छी तरह समझते होंगे, हमारे शिक्षक लोग अच्छी तरह समझते होंगे कि हमारे सरकार के मुखिया का रास्ता क्या है, उनका रास्ता क्या है। अब उस बारे में मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि उसी की वजह से सब गड़बड़ है। ये कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से गड़बड़ हो रहा है सब, उसी की वजह से बीजेपी ने संकल्प पत्र नहीं उठाया। जो वजह आप बता रहे हो, उसी की वजह से संकल्प पत्र नहीं उठा, और संकल्प पत्र पूरा ही नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी का पत्रकार साथियों, हम कहना चाहते हैं पत्रकार साथियों, आपकी जिम्मेदारी बड़ी है। जितनी बड़ी जिम्मेदारी हमारे नौजवान शिक्षकों की, किसानों, बुनकर भाइयों की है, उससे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। इनका उठाइए संकल्प पत्र, पहला पन्ना खोलिए। पहले पन्ने पे लिखा है कि किसान की हम पैदावार की आय दोगुनी कर देंगे। बताओ किसान भाइयों, इनसे कब आय मांगोगे दुगनी? जो आय नहीं दे सके दुगनी, नौकरी नहीं दे सके, रोजगार नहीं दे सके, अच्छी शिक्षा नहीं दे सके, और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी चरमरा गई हैं। कोई सरकारी इंतजाम नहीं है जहां पर हमारे गरीब इलाज करा सकें। वही एम्बुलेंस जो समाजवादियों ने शुरू की थी वही चल रही है। ये एम्बुलेंस भी नहीं ठीक कर पाए। ये जो 102, 108 एम्बुलेंस है, ये समाजवादियों की देन है, ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं चलाई। कोरोना के समय पर अगर किसी ने सबसे ज्यादा मदद की तो यही हमारे एम्बुलेंस की चलाने वाले नौजवान और 102, 108 एम्बुलेंस ने मदद की। ये पुलिस के लोगों के लिए इंतजाम किया था। 100 नंबर वाली गाड़ी, 100 नंबर वाली गाड़ी, सरकार जानती है ये 100 नंबर सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है, और इस व्यवस्था को हम लेकर के आए थे अमेरिका से, जहां पर न्यूयॉर्क में जो इस तरीके से पुलिस चलती थी, न्यूयॉर्क में जिस तरीके से पुलिस चलती थी, वहां पर हमने अपनी सरकार में उस समय के अधिकारियों को भेजा था। और अधिकारियों को इसलिए भेजा कि वो देख करके आए कि व्यवस्था कैसे चलाई जा रही है अमेरिका में। वो देख करके आए, समझ करके आए। उसके बाद समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में लागू की, 100 नंबर व्यवस्था लागू हो गई। और 100 नंबर इसलिए लागू हुई थी जिससे हमारे गरीबों को थाने न जाना पड़े, पुलिस आए उनके गांव में, उनके कस्बे में, मोहल्ले में मदद करने पहुंच जाए। लेकिन पता नहीं हमारे बाबा मुख्यमंत्री को क्या हो गया, 100 का 112 कर दिया और पुलिस को भी खराब कर दिया। पता नहीं पुलिस को क्या हो गया है, जो 100 नंबर था 112 कर दिया और पुलिस को भी खराब कर दिया। इतनी ईमानदार पुलिस को गड़बड़ कर दिया इन्होंने। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि ये सड़कें बनना, पुल बनना, ये जो पुल बने हैं गंगा पर, जो मिर्जापुर को जोड़ते हैं, 2 पुल, अगर किसी ने दिए थे तो नेताजी ने दिए थे। ये बीजेपी के पुल नहीं है, बीजेपी ने तो केवल उद्घाटन कर दिया उसका, उद्घाटन किया केवल। इसलिए अगर गंगा पे पुल भी बनाना पड़ेगा तो समाजवादी लोग आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है, पुल भी बनेगा। और हमारे किसानों को, बुनकरों को बिजली की व्यवस्था में अगर मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे किसान गरीब को बिजली का बिल ज्यादा देना पड़ रहा है,
हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं, प्लांट एक भी नहीं लगवाया, बिजली का प्लांट भी नहीं लगवाया और कभी प्लांट के बारे में बोला भी नहीं। आज तक किसी ने सुना उनके मुंह से कि उत्तर प्रदेश में कोयले से बनने वाली बिजली के कितने कारखाने लगे हैं? आज तक किसी ने नहीं सुना होगा, न सुना होगा, न हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी कह सकते हैं उसको। अगर किसी ने सबसे ज्यादा बिजली के कारखाने लगाए उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी की सरकार में लगने का काम हुआ और बिजली इतनी लगाई कि आने वाले समय के लिए भी पर्याप्त हो जाए, लेकिन उन प्लांटों को बनने नहीं दिया इस सरकार ने। मुझे अच्छी तरह याद है, बीजेपी के एक विधायक धरने पे बैठ गए थे बनारस में भूख हड़ताल पे बैठ गए थे। बीजेपी के एक विधायक, सबसे बुजुर्ग, जिनकी टिकट कट गई, टिकट नहीं मिली उन्हें उसके बाद, वो धरने पर बैठे थे कि प्रधानमंत्री का क्षेत्र है, यहां पर बिजली होनी चाहिए, 24 घंटे बिजली। कई दिनों पर जब हड़ताल पे बैठे रहे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, मैंने बुलाया, मैंने समझा उनसे, और जब उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में 24 घंटे बिजली कर दो, हमने कहा हां, समाजवादी सरकार है, भेदभाव नहीं करेगी, 24 घंटे बिजली कर देंगे, लेकिन आप भी उत्तर प्रदेश के बिजली का कोटा बढ़ाने का काम करो। समाजवादियों ने तो बिजली दे दी 24 घंटे उस समय पर, लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश का बिजली का कोटा नहीं बढ़ा। जिस प्रदेश ने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद जिताए हों, जिस प्रदेश ने विधायक सबसे जिताए हों, बताओ, डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली की भी सरकार इनकी, लेकिन उत्तर प्रदेश को क्या मिला ये सोचो। हमारे गरीब किसान छात्र नौजवानों, सोचो क्या मिला आपको और क्या सपने दिखाए जा रहे थे कि मां गंगा साफ हो जाएंगी। इस बार मां गंगा ही इनका सफाया करेंगी और कोई सफाया नहीं करेगा। सपना दिखाया कि बनारस क्यूटो हो जाएगा, बनारस क्यूटो हो जाएगा। अभी गोरखपुर का हमने देखा, लोग सड़क से नहीं चल पा रहे थे। गोरखपुर में लोग सड़क से नहीं चल रहे थे, लोग नाव से चल रहे थे। अब पता नहीं बनारस में कैसे चल रहे होंगे। इसलिए इन्होंने व्यवस्था खराब की है। जिस रास्ते उत्तर प्रदेश जाना चाहिए था उस रास्ते पे नहीं लेके गए, उत्तर प्रदेश को पीछे कर दिया। आज जो हमारे संसाधन हैं सब छीने जा रहे हैं। जितनी भी सार्वजनिक चीजें थी उनको सबको बेचा जा रहा है, और जब चीजें बिक जाएंगी तो बताओ हमारा आपका भविष्य क्या होगा। बेकार हो जाएगा। इसलिए भविष्य की चिंता करिए। मैं आज वो चिट्ठी नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन मैं अपने साथ चिट्ठी लाया था एक। कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने बेटे के हेड मास्टर के लिए चिट्ठी लिखी थी कि हमारे बेटे को क्या क्या सिखाना है। अब्राहम लिंकन, उन्होंने अपने बेटे के हेड मास्टर को चिट्ठी लिखी थी, और इस चिट्ठी में जो जो चीजें लिखी थी, मैं तो कहूंगा हमारे शिक्षक, क्योंकि हमारा आप भविष्य बनाते हैं, आने वाली पीढ़ी का आप भविष्य बनाते हैं, आप भविष्य के शिल्पकार हैं। जो कभी अब्राहम लिंकन उस समय के राष्ट्रपति अपने बेटे को सिखाने के राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, अगर वही हम लोग सीख लें तो शायद हमारा भविष्य भी बेहतर हो जाएगा और समाज का और देश का भी भविष्य बेहतर होगा। आज हमें सोचना होगा कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं, हमारा प्रदेश कहां खड़ा है, सबसे बड़ा प्रदेश, लेकिन उस प्रदेश को पीछे करने का काम किया। जो विकास की गति थी उसको रोक दिया, जो कारखाने उद्योग लगने थे वो बंद कर दिए। हमारे बुनकर भाइयों की जो मदद होती थी, इस कोविड में, कोरोना में, न जाने कितने बुनकर भाइयों को परेशानी उठानी पड़ी, किसानों को परेशानी उठानी पड़ी। कभी नेताजी ने शुरू किया था कि उनको सस्ती बिजली देंगे, उनकी फिक्स रेट में बिजली देंगे, क्योंकि उनकी मदद की जरूरत थी।
लेकिन सरकार ने उनकी व्यवस्था को छीन लिया। हम अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, हम अपने बुनकर भाइयों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो आपको बिजली से की मदद करने का काम और ज्यादा से ज्यादा सहूलियत देने का काम हम लोग करेंगे। जो देश दुनिया को न जाने की चीजें सिखाता था, जो भारत देश दुनिया को न जाने क्या क्या सिखाता था, आज सोचो दुनिया में हम कहां खड़े हो गए। जब दुनिया में तस्वीरें दिखी होंगी गंगा में बहती हुई लाशें दुनिया ने देखी, दुनिया ने कोरोना की बर्बादी देखी, दुनिया ने लोगों को भागते हुए देखा, सिलेंडर लेते जाते हुए देखा, सोचो हमारा देश का कितना अपमान हुआ। और तब जब देश के पास किसी चीज की कमी नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में गरीबों का इलाज वही अस्पताल कर रहे हैं जो अस्पताल समाजवादी सरकार में बने थे। इन्होंने 4.5 साल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बताएं कि कौन सा अस्पताल का शिलान्यास किया था और उसी अस्पताल का उद्घाटन किया हो तो हमें बता दो। अगर एक अस्पताल आपने दिया हो तो बता दो हमें, एक बड़ा अस्पताल जो आपने शिलान्यास किया उसका उद्घाटन किया हो तो बता दो। और कह रहे वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगेगी। हम तो कह रहे फ्री लगाओ वैक्सीन, फ्री लगाओ। और कभी कभी आरोप लगा देते हैं कि आप नहीं लगवा रहे इसलिए बहुत सारे लोग नहीं लगवा रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि हम समाजवादी लोग हैं, आप लगाइए स्टॉल, गांव लाइए वैक्सीन, हम समाजवादी लोग मदद करेंगे गरीबों को वैक्सीन लगवाने के लिए। लेकिन है कहां, है कहां, पता नहीं कहां है वैक्सीन। और वैक्सीन कोई प्रसाद थोड़ी है जो दोबारा ले लिया जाएगा। आप स्टॉल लगाइए, आप इंतजाम करिए और गांव में फ्री लगवाइए। किसने रोका है आपको? पहले कहते थे 2 डोज जरूरी है, 2 डोज में इतना समय होना चाहिए। पहली वैक्सीन अब लगेगी, दूसरी वैक्सीन इतने दिनों बाद लगेगी। लेकिन क्योंकि वैक्सीन नहीं है तो आपने दिन बढ़ा दिए, 2 वैक्सीन के बीच में दिन बढ़ा दिए, क्योंकि आपके पास वैक्सीन नहीं है। इसलिए हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं समाजवादी साथियों और शिक्षक सभा के कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जो शिक्षक आए हैं आज उत्तर प्रदेश में, उस हिस्से में जहां किसान खड़े हैं या शिक्षक नौजवान और किसान बुनकर भाई खड़े हैं, ये बदलाव आना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। चीजें बदली हैं, चीजें हर स्तर पर बदली हैं, चीजें बदलती जा रही हैं। ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है इससे बहुत सी चीजों में परिवर्तन आ रहा है। जब से हमारे लोगों के हाथ में मोबाइल आ गया तब से हमारे लोगों की जानकारी भी बढ़ गई, एक दूसरे से संवाद भी बढ़ गया। आज जानकारी किसी से कोई छिपा नहीं सकता, ऐसा समय आया है। और अगर किसी ने सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम किया तो समाजवादी लोगों ने किया है। इसलिए हम आपसे एक बार निवेदन करते हैं, शिक्षकों से, नौजवानों से, कि आने वाले समय में आप साइकिल की मदद करना, साइकिल की मदद करना, क्योंकि यही साइकिल है जो रास्ता दिखाएगी, यही साइकिल है जो रफ्तार बढ़ करके उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाने का काम करेगी। और ये बीजेपी के लोग बताएं कि उनके संकल्प पत्र को कितना पूरा किया उन्होंने। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक एक नौजवान का धन्यवाद देता हूं। हमारे शिक्षक, आदरणीय शिक्षक बैठे, उनका भी धन्यवाद देता हूं। प्रोफेसर डॉक्टर बी पांडे जी का धन्यवाद देता हूं। और जितने भी हमारी पार्टी के नेता हैं, शिक्षक समाज से जुड़े हुए पार्टी के पदाधिकारी, पूर्व विधायक, सभी पदाधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने साथियों करा दो बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पे करा दो बहुत संख्या में, गर्मी में, उमस में, जिन्होंने हमारी जब तक उतर रहा है ऐसे नौजवानों फिर वो विजुअल नहीं मिलेगा। और इस उम्मीद इस भरोसे के साथ आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा और बदलाव समाजवादी पार्टी के पक्ष होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।